हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच लेकर आया हूँ हिंदी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास, जो आपको वीडियो, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट आदि की परीक्षाओं में, आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपको मददगार साबित होगी। ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर। इससे पहले भी बनाई है, लेकिन खास करके यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए पहली क्लास है। तो आप सभी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ जो आपका एग्ज़ाम है उसको दृष्टि में ध्यान रख के, उसको दृष्टिगत करते हुए हम आपको क्वेश्चन से आपसे मतलब कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे और हमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना होगा। तो हम इस पर्पज़ से पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमें एग्ज़ाम कैसे बीट करना है। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिंदी की आज हम शुरुआत करेंगे। तो हमारी हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हिंदी जो भाषा है इसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। तो हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी पहली वीडियो है और आप लोग देखेंगे और यहाँ से हम सीखेंगे भी और आपको सिखाएंगे भी। तो अब हम यहाँ से जानेंगे हिंदी भाषा का आखिर हिंदी विकास हुआ कहाँ। तो जैसा कि हमको पता है और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो हिंदी शब्द है, हिंदी और हिंदू, और जो हिंदू और हिंदी, और जो मेरा हिंदुस्तान शब्द है, हिंदुस्तान, ये जो शब्द है, ये सारे के सारे, यानी ये शब्द फारसी भाषा से आए हैं। ये शब्द जो हैं, सारे के सारे शब्द, जो भाषा इनकी है वो कैसी है, वो फारसी भाषा है। तो कभी भी अब यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि हिंदी या हिंदू या हिंदुस्तान, ये शब्द कभी पूछ दिया जाता है किस भाषा का है। तो ये शब्द जो है, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है फारसी भाषा है। कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। अब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत में इतिहास की बात की जाए कि हिंदी शब्द जो है भारत के साहित्य में इसका प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे इसका प्रयोग बढ़ा, तो ये जाइए अब जानते हैं इसके बारे में। एक मिनट रुक जाइए जरा सा। तो भारत में 13वीं शताब्दी से अगर बात करें, तो भारत में एक कवि आए हैं 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, जो भारत में आए हैं 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम है ऑफी। आप लोग भी साथ में वॉइस को सुनते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और आप चाहेंगे अगर, तो हम ये बुक के जो प्रिंट हैं तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा। तो ऑफी ने सर्वप्रथम, ऑफी जो एक कवि हुए हैं, हमारे फारसी के कवि हैं, सर्वप्रथम इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया।
प्रयोग किया। तो ये कवि कौन से थे? ये कवि थे हमारे फारसी भाषा के कवि थे। तो फैक्ट आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बन जाता है कभी कभी। यानी कि 13वीं शताब्दी में भारत में अगर बात किया जाए तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। उसके आगे इसी क्रम में बात करें अगर हम 16वीं शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में जायसी हुए हैं एक कवि, जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है, यहाँ लिख देते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत रचना लिखी है। इनकी रचना कौन है? पद्मावत। बहुत फेमस इनकी कवि कृति मानी जाती है। और इन्होंने क्या किया है, 16वीं शताब्दी में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने, अब देखो इसको हमने कहा ना, हमको यहाँ से फैक्ट तैयार करने हैं, तो इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ये सारे के सारे फैक्ट हमारे पूछे गए हैं, वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे सुपर टेट हो, कभी कभी ऐसे करके इस शब्दों को पूछ लेता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ये फैक्ट्स हैं, सारे तैयार कर लीजिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में देखा जाए तो 17वीं शताब्दी तक हमारे भारत पर प्रभुत्व किसका रहा? तो मुसलमान कवियों का रहा। तो 17वीं शताब्दी में जो मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदवी दोनों शब्दों का यूज किया। दोनों शब्दों का प्रयोग किया। हमको देखो 3 फैक्ट हमारे यहाँ तक हो गए हैं। यानी हिंदी भाषा के संक्षिप्त परिचय में देखा हमने कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जो शब्द हैं, ये सब किस भाषा से आए हैं? तो फारसी भाषा से आए हैं। आपको ये याद रखना है। 13वीं शताब्दी में सबसे पहले भारत में किसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया? तो ऑफी, जो कि फारसी भाषा के कवि थे। 16वीं शताब्दी में अगर बात करें हम, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और 17वीं शताब्दी में मुस्लिम कवियों ने हिंदवी और हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। अब हम जानेंगे, इसके बाद देखें तो 17वीं शताब्दी से हम आगे बढ़ते हैं तो 18वीं शताब्दी या सदी। 18वीं सदी में देखें हम तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेज आ चुके थे, और अंग्रेज़ों ने हम लोगों को यानी कि अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई। तो हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भारत की भाषा बनी, तो क्या थी वो? तो भाषा बनी हिंदुस्तानी भाषा बनी। ये भाषा बनी हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जब देश आज़ाद हो गया तब हमारी जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राष्ट्रीय एकता जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान यानी कि भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा। राष्ट्रीय भाषा न समझना इसको, क्योंकि राष्ट्रभाषा ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा के
रूप में स्वीकार किया, स्वीकार किया। तो ये देखो थोड़ा हमारा हिंदी का वो रहा कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में कि अब जो हिंदी है, तो अब आगे बढ़ते हैं, लिपि के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा यानी कि स्क्रिप्ट क्या है, तो अब हम जानेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जैसा कि जो ध्वनियाँ होती हैं, जो प्राणी बोलता है, जो प्राणी बोलता है वो उससे पहले सबसे पहले क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। और जो ध्वनि होती है, अब जो हमारे पास में है उस ध्वनि को अगर सुन लेते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि सामने वाला कह क्या रहा है। और अगर दूर है तो उन ध्वनियों को सुन नहीं पाता है, महसूस नहीं कर पाता है। तो हमको इसके सापेक्ष अगर देखें तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, लिपि की। तो हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी, क्यों? क्योंकि जो संप्रेषण होता है, आपस में बातचीत होती है, तो दो लोग जब आमने सामने बैठते हैं तो जब साउंड निकलता है मुंह से या हम बातचीत करते हैं तो उस माध्यम को सामने वाला समझ लेता है, संप्रेषण समझ जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है अच्छी तरीके से। लेकिन जब वो दूर बैठा है, मीलों दूर बैठा है, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, लिपि की। तो अगर हम बात करें तो जो ध्वनि, अभी हमने बोला ध्वनियाँ जो निकलती हैं वाणी से जब हम बोलते हैं, तो इन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहेंगे, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को। तो हम परिभाषा लिख लेते हैं, प्राणी या व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि, उत्पन्न की गई ध्वनि, ध्वनि को जब हम चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उस लिखित भाषा को लिपि कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। देखिए, क्लास बोरिंग हो सकती है, तुम मतलब पहली क्लास है और थोड़ा सा हमको ये भी ज्ञान चाहिए कि लिपि क्या होती है, हिंदी का विकास कैसे हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और जब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाते हैं, तो रटने की परंपरा को छोड़ करके हमें थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारी लिपि है वो है कैसी लिपि है, तो देवनागरी लिपि। तो अब हम थोड़ा जानेंगे देवनागरी। अब देखो हिंदी की लिपि पूछा था क्वेश्चन यहाँ से, हिंदी की कौन सी लिपि है, तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत इतना विशाल देश है, यहाँ पर मराठी है, बांग्ला है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबकी स्क्रिप्ट लिखने की जो होती भाषा लिखने की जो तकनीकी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। रोमन है, ग्रीक है, देवनागरी है। तो ऐसे ही अपने भाषा की भी लिपि है। तो देवनागरी लिपि, हिंदी की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि देवनागरी लिपि की क्या परिभाषा बनेगी,
तो हम कह सकते हैं, लिखिए यहाँ से, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। उसका नाम देवनागरी लिपि है। अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे। अब हम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं, देखो अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे इसमें आया है अभी देवनागरी लिपि क्या है, हमने कहा ना, अभी हमको एक फैक्ट और यहाँ से याद करना है। हमारी अगर देखा जाए कुल कितनी भाषाएं हैं, यानी कुल हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, यानी तो यहाँ से कर लीजिए, कुल शास्त्रीय भाषा तो है 6 हैं। उसमें से सबसे पुरानी जो है वो तमिल है, इसको 2004 में शामिल किया गया। और सबसे नई जो है ये पुरानी है, और जो नई है वो शामिल की गई छठवीं भाषा जो है शास्त्रीय भाषा, वो है ओडिसी है। इसको 2014 में शामिल किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत की कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा 6 हैं। सबसे पुरानी कौन सी भाषा है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल, जो 2004 में शामिल की गई। और छठवीं है, जो छठवीं अंतिम, यानी कि जो अभी हाल ही में 2014 में इसको शामिल किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की कौन सी, यानी भारत की कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो 6 हैं, याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से वर्णमाला की तरफ। अब जब वर्णमाला की तरफ हम बढ़ते हैं तो अब हमें वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं, तो हेडिंग हमारी रहेगी वर्णमाला। तो वर्णमाला की तरफ हम बढ़ते हैं और हम यहाँ से लिखते हैं, अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा छोटा बड़ा, तो पढ़िए भाई सभी लोग। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये हो गया अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हम देखो वर्णमाला पढ़ेंगे तो यहाँ हम पूरा वर्णमाला लेकर ही नहीं बैठ जाएंगे, यहाँ से जो फैक्ट बनेंगे हम उन्हीं को करते हुए आगे बढ़ेंगे, और कोई भी वर्ण छूटेगा नहीं। अब बात यहाँ पे एक छूट गई, देखो सबसे पहले हमें तो ये जानना थी वर्ण क्या होता है। तो जैसे इससे पहले भी कहा गया है, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो जो वर्ण होता है वो लिखित चिन्ह होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अच्छा परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ण की। तो वर्ण जो होता है वो होता है लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाता है, या वर्ण कहे जाते हैं। अब ये डेफिनेशन हो गई, याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है लिखित चिन्ह जो होता है वही वर्ण होता है। जैसे यहाँ पे देखो, सपोज जैसे कहा गया अ, दिस इज लेटर, यही तो वर्ण है। अब हमने कहा ना, अब वर्णों को हम यहाँ पर टाइप करेंगे, तो कुल कितने वर्ण होते हैं
ये सारे को क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे भी। तो यहाँ पर अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्रम से डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो हम जल्दी से थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा ना, मैंने कहा इतने हम क्या किए, वर्ण लिख लिए। अभी हमारा पूरा वर्णमाला लिख सकते हैं, बट अभी हमने कहा ना पूरे 52 जो हैं वर्ण, सभी का अध्ययन करेंगे एक 1 बाय 1 करके, और धैर्य बनाकर वीडियो देखते रहिए आप। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि मात्राएं, अब हम मात्राएं जानते हैं कि ये जो होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मित्रों, ये जो आ होता है, अ इसकी जो है मात्रा नहीं होती कोई, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी सभी की मात्राएं लिख रहे हैं यहाँ पर हम क्रमशः, बाकी सबकी मात्राएं यहाँ से लिख रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर इसके नीचे ही हम आ जाते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ से हमको मात्रा कौन सी मिली, अ। यहाँ से हमको मात्रा कौन सी मिली, अ। हमने कहा ना अ की मात्रा नहीं होती है, फिर कौन सी हो जाएगी, ई की मात्रा हो जाएगी। अब ई की मात्रा हो जाएगी तो इसको हम लोग छोटी ई बोल देते हैं। तो ये ई हो गई, ये हो गई बड़ी ई हो गई, यानी कि ई, ई, उ, उ। अब यहाँ पे री, री, ए, ए, ओ, यहाँ पे 1 शिरोरेखा, ये जो 1 होगी पाई 1 ही होगी यहाँ पे, इसको कहते हैं शिरोरेखा, और ये एक मात्रा रहेगी। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, जो ये लाइन होती है ये वाली, इसको कहा जाता है, अच्छा कमेंट करके बताइए इसको क्या कहा जाता है, शिरोरेखा, इसको कहा जाता है शिरोरेखा। शिरोरेखा के नीचे जो ये होती है इसको पाई कहा जाता है, इसको पाई कहा जाता है। अब एक मात्रा और बची जो कि है ओ की, तो ये हो गई ओ, ओ। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मात्राएं हो गई 10। यहाँ पर लिख लीजिए, कुल मात्राएं कितनी हैं, तो 10 हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कुल मात्राएं कितनी हैं, तो कुल मात्राएं हैं 10, जो याद रखना है आपको। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे, तो ये आप देखो कुल मात्राएं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब यहीं से देखो इन्हीं की परिभाषा क्या निकलेगी। अब यहाँ से हमने कहा ना धीरे धीरे सारे फैक्ट होंगे, क्योंकि हम फैक्टों को ही विशेष ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो अब इन्होंने से मात्रा देख लिया, अब स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो होता है, स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के या बिना किसी अवरोध के होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, या हम कह सकते हैं किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। एक फैक्ट यहाँ से कर लीजिए कि इनकी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है,
और लिखे हुए हैं सारे सुर, तो यहाँ से हम लिख देते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ। तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 11 सुर हो गए। जैसे चलते हैं, अब आगे हम जान लेते हैं, स्वर जान लिए, अब हम जान लेते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। स्वर के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, और जो दीर्घ स्वर होते हैं तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ह्रस्व कौन होते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं तो इनकी भी परिभाषा भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल। अ, ई, ऊ, छोटा है सर, छोटा है सर, समझिएगा इसको। अ, ई, ऊ, री, ये 4 हो गए। और यहाँ पे ये जो होते हैं इनकी संख्या होती है, दीर्घ की जो होती है संख्या वो होती है 7। तो ये हो जाएगा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और सर हो जाएगी ओ। तो फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। फिर से एक बार राइट कर लीजिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ऐ हो गया। फिर हम लिखते हैं ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 11 होगी। तो यहाँ से हम जान लिए। अब परिभाषा हमने कहा ना, परिभाषा अब हम लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए परिभाषा को न लिख करके हम ये कह सकते हैं कि जो ए होता है, यानी कि ह्रस्व ह्रस्व स्वर जो होता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो वो कह सकते हैं जिन जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो बस याद रखना, ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने कहा ना, अगर सब डिटेल में लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे अ, ई, उ और री, ये हो गए 4। अब हम जान लेते हैं दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में
उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी लिख लीजिए, इनकी भी संख्या लिख लीजिए। तो इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ए, तो ये हो गए। और आगे कौन बचा? ओ, औ। काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 7। ये याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।